अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज से हम 19/4/2025 तारीख़ है, इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। मेरा कोशिश है आपको सिखाना, और आप कोशिश करेंगे सीखने की तो आपको आ जाएगी। मेरा नाम लिखा अकील अहमद, PhD इन लॉ, कानून के अंदर मैंने PhD कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, ठीक है। मैं आपको मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अब चूँकि ये एक जनरल टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो हमने इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आपको इंग्लिश ग्रामर भी सिखानी है, ताकि आप जब प्रोफेशनली अपनी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल करें और कहीं नौकरी के लिए जाएँ, तो आप में इतनी एबिलिटी और सलाहियत होनी चाहिए कि आप दफ्तर के काम करने के काबिल हों और अपने आप को मनवा सकें। जैसे कि आपको पता है, आज के दौर में दफ्तरी वर्क जो डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है अंग्रेज़ी के ऊपर। पाकिस्तान में तो तमाम काम दफ्तर की सरकारी दफातर के अंदर हो या प्राइवेट ऑफिस के अंदर हो, वो अंग्रेज़ी में ही होता है। दफ्तरों में तरक्की वही अफराद करते हैं ऑफ़िसों के अंदर जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी होती है, वो ऊपर रैंक में जाते हैं। क्यों ना आज ही से आप लोग अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त करें। आपने इम्तहान दे लिया है, आहिस्ता आहिस्ता मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की। चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। इसके अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स भी पढ़ाई है, और आइंदा भी मुख्तलिफ़ टॉपिक पढ़ाऊँगा ग्रेजुएशन तक के। और बहुत सारे वक्त की कमी है, वक्त मेरे पास हो तो मैं बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दूँ, लेकिन वक्त बहुत कम। इस दफ़ा तो मुझे वक्त ही नहीं मिला लेक्चर देने का, वरना मैं इस दफ़ा भी काफ़ी आपको आपके टॉपिक आसान कर देता पढ़ाने के लिए। चलते हैं, आज हम इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं। इब्तदाई तो व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या होती है, या हाउ डिफ़ाइन ग्रामर, ग्रामर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यह मैंने कुछ अपने अल्फाज में आपके सामने लिखा है। या मैंने इसलिए लिख दिया है वक्त बचाने के लिए। अगर मैं साथ साथ लिखता तो आपका ये वीडियो बड़ी होती। मैंने ग्रामर के बारे में आपका लिखा है, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स वी यूज़ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। यहाँ मैंने उर्दू में भी इस बात को लिख दिया, ग्रामर वो उसूल हैं, ग्रामर वो उसूल हैं, ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर वो उसूल हैं जिनके ज़रिए हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं, जिनके ज़रिए से हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं, स्पीक एंड राइट करते हैं। ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स वी यूज़ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली, ठीक है। ग्रामर वो उसूल हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ज़रिए हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। ये है ग्रामर की जो है डेफिनेशन कह सकते हैं इसको, या ग्रामर की एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। लेकिन यही बस बताया जाएगा, ग्रामर में मुख्तलिफ़ स्टाइल से मुख्तलिफ़ लिखने वाले लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से लिखेंगे, लेकिन इसका मफ़हूम यही है कि ग्रामर वो उसूल हैं जिनके ज़रिए हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। हम जब बोलते हैं, स्पीक करते हैं, वहाँ तो हम ग्रामर की डंडी मार देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसको ग्रामर के हिसाब से बोलें तो बहुत अच्छी ज़बान कहला रही होगी। लेकिन जब लिखते हैं वहाँ तो हम डंडी नहीं मार सकते, वहाँ तो हमें पूरी ग्रामर के साथ लिखना पड़ेगा, वरना पढ़ने वाला देखकर हंसेगा कि लिखने वाले की तालीम कैसी है, इसका तरीक़ाकार कैसा है लिखने का, इसको लिखना आता है या नहीं आता। लिखने से आपकी सारी काबिलियत का अंदाज़ा हो जाता है जब रीडर पढ़ता है। तो क्यों ना आज ही आप अपनी ग्रामर को दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो मैंने अभी ग्रामर का मफ़हूम आपको बता दिया है कि ग्रामर वो उसूल हैं जिनके ज़रिए हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा मेरी बात को मैंने यहाँ एग्जाम्पल से समझाई है। इन इंग्लिश, मिसाल के तौर पर, इन इंग्लिश वी से, इंग्लिश में हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर, ये मैंने ग्रीन में लिखा है, ही इज़ ईटिंग, ये वो खा रहा है, ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है,
तो ये जुमला ग्रामरली बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। यहाँ सब्जेक्ट भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है और आईएनजी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, जो आपके टेंसेस से पढ़ाते वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कंडीशन थी। यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट में होना चाहिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होनी चाहिए। ये बिल्कुल तरतीब से है। तो इसका मतलब है ये जो सेंटेंस आपके सामने दिखाया गया है बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामर के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट ग्रामर है। इंस्टेड ऑफ, अब अगर मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही ईटिंग इज़, अब मैंने इसकी तरतीब बिगाड़ दी। पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर मैंने वर्ब लिख दी, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की गलत फॉर्म है, गलत तरीके से लिखा गया है, इसका मफहूम नहीं निकलेगा सही तरीके से। ही ईटिंग इज़ रॉन्ग ग्रामर। तो हमें ग्रामर बता रही है कि हमारा सेंटेंस दुरुस्त होना चाहिए। यानी अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा। सब्जेक्ट के मुताबिक अगर ही शी इट है तो इज़ आएगा, या कोई नाम है असलम सलीम कमीना, कोई अकेले कोई नाम आता है तो उनके साथ भी इज़ ही आएगा। लेकिन अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, जैसे दे प्लूरल होता है, वी प्लूरल होता है और आई दे प्लूरल होता है और यू प्लूरल होता है, ये हैं तो सब्जेक्ट में तो इनके साथ आर आता है, और अगर आई है तो आई के साथ एम आता है, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लाजमी आता है। अगर ये कंडीशन पूरी करती है तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है। ये वाला सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है, यानी कोई काम हो रहा है। अभी जिस वक्त बात हो रही है उस वक्त खाने का काम चल रहा है। कंटिन्यूस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ही इज़ ईटिंग ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसके बाद मैंने जो दूसरा सेंटेंस लिखा था वो मैंने डिसऑर्डर कर दिया, उसकी तरतीब बदल दी, आगे पीछे कर दिया, तो ही ईटिंग इज़ ये रॉन्ग है ग्रामरली। तो क्योंकि हमने ग्रामर में पूछा है, ग्रामर वो उसूल हैं जिनके ज़रिए हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। तो दुरुस्त तरीके से हम लिखेंगे तो ही इज़ ईटिंग, और जो कि रॉन्ग तरीके से गलत लिखा है वो हमारी ग्रामर के मुताबिक नहीं है। ही ईटिंग इज़ ये गलत है, रॉन्ग ग्रामर, ठीक है। बात समझ में आई होगी। मिसाल देखिए, मैंने यही बात को जो अभी बताया है अंग्रेज़ी उर्दू में ही बताइए। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है, जो कि दुरुस्त जुमला है, ना कि अगर हम इस तरह कहें ही ईटिंग इज़ गलत जुमला है, क्योंकि इज़ जो है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आना चाहिए और आईएनजी फॉर्म से पहले आना चाहिए, जबकि ये इज़ इस जुमले में आखिर में लगा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरतीब बिगाड़ दी गई है, इसलिए ये ग्रामेटिकली गलत जुमला है। ग्रामेटिकल जुमला ही इज़ ईटिंग, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। आगे हम उसी ग्रामर की डेफिनेशन को और थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं जो हमने ऊपर बयान की थी, जहाँ हमने लिखा था कि ग्रामर वो उसूल हैं जिनके ज़रिए हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। यानी ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स वी यूज़ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। इसी जुमले को हम आगे बढ़ाते हैं। इट हेल्प्स, इट माने ग्रामर की बात कर रही है, हम ग्रामर का नाम लिखा, बल्कि उसकी जगह ग्रामर एक नाउन है, उसी जगह हमने प्रोनाउन लिख दिया। इट हेल्प्स यानी ग्रामर हमारी हेल्प करती है। हेल्प अस नो हाउ टू यूज़ वर्ड्स कॉमा सेंटेंसेस जुमले टेंसेस ज़माने एंड पंक्चुएशन प्रॉपरली। इट हेल्प अस नो हाउ टू यूज़ वर्ड्स सेंटेंसेस टेंसेस एंड पंक्चुएशन प्रॉपरली। हमें बताते हैं कि अल्फाज, जुमले, ज़माने और रमूज़ औकाफ को हम पंक्चुएशन इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में रमूज़ औकाफ कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि अल्फाज जो हमने वर्ड्स लिखा था उनकी जगह में हमने अल्फाज लिखा है, जहाँ हमने सेंटेंस लिखा था उसकी जगह हमने जुमले लिखा है, जहाँ हमने टेंसेस लिखा था उसकी जगह हमने ज़माने लिखे हैं, एंड पंक्चुएशन की जगह पे हमने लिखा है रमूज़ औकाफ। तो ये हमें बताते हैं कि अल्फाज, जुमले, ज़माने और रमूज़ औकाफ यानी पंक्चुएशन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये हमें कौन बताता है? ग्रामर बताता है। पर आप डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। ग्रामर वो उसूल हैं जिनके ज़रिए हम दुरुस्त तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। ये हमें बताते हैं कि अल्फाज, जुमले, ज़माने और रमूज़ औकाफ यानी पंक्चुएशन को कैसे इस्तेमाल करना है। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है
सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट के साथ, वर्ब एग्रीमेंट किससे, सब्जेक्ट से होना चाहिए, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब होना चाहिए। अगर वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अगर वर्ब आपका जो लगा रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के मुताबिक तो ग्रामेटिकली दुरुस्त होगा। देखते हैं, ही रन्स फास्ट, यहाँ पे रन्स के साथ एस लगाया है, रन फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें कहा गया है कि ही हो, शी हो, इट हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर का जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके वर्ब में एस या एस का इजाफा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने रन के अंदर एस लगा दिया, रन्स हो गया, तो रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है, तो ये ग्रामेटिकली जुमला दुरुस्त हो गया। लेकिन इसी जुमले को अगर हम रॉन्ग कर देते हैं, कुछ एक चीज़ ख़त्म कर, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई कंडीशन को हम हटा देते हैं तो जुमला ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो रॉन्ग है उसमें हमने क्या, ही रन फास्ट, हमने यहाँ क्या करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई नाम, नसीम, अकील, सलीम कोई नाम है तो उनके वर्ब के अंदर एस या एस का इजाफा हो जाएगा, तो वो वर्ब बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, जो कि प्रोनाउन है, जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल किया गया, किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया या नाम की जगह पे इस्तेमाल किया गया है, ये प्रोनाउन है। लेकिन इसके वर्ब के अंदर हमने एस का इजाफा नहीं करा, जिसकी वजह से ये ग्रामेटिकल जुमला इनकरेक्ट हो गया, ही रन फास्ट। बात समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत तफसील से बताया इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, चलें आप पेज 2 की तरफ आ गए अपने। यही एग्जाम्पल जो हमने अभी एक पढ़ी है कंटिन्यू करते हैं। अभी तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। उसके अंदर बात कर रहे हैं सेंटेंस जिसमें बोलते हैं कि सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के अंदर इज़ हो या आई हो या एम हो सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होनी चाहिए, ये इसका फार्मूला है प्रेजेंट। अब देखते हैं हमने एक जुमला सही बनाया है और एक जुमला गलत बनाया है। पहला जुमला हमारा दुरुस्त है, जो लिखा है शी इज़ कुकिंग, वो ये करेक्ट है। वो इसलिए करेक्ट है कि ये शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, तो शी है तो इसलिए इज़ आ गया, और फर्स्ट फॉर्म कुक होता है उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, तो ये जुमला हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही है, यानी जिस वक्त बात हो रही है खाना खाया जा रहा है, कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यू जारी है खाना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब टेंस पढ़ाएंगे तो ये बातें सिखाएंगे। फ़िलहाल मैं अभी ग्रामर के ऊपर चल रहा हूँ, तो ग्रामर के अंदर ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस ग्रामर में मैंने थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब कर दूंगा इस सेंटेंस को, तो ये ग्रामेटिकली जुमला गलत हो जाएगा। शी कुकिंग इज़, मैंने इसकी तरतीब बिगाड़ दी है। पहले तरतीब तो यही है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो जो कि पहले लिखा हुआ वो दुरुस्त है। अब लेकिन पहले सब्जेक्ट तो आ गया सही है, लेकिन इसके बाद वो आना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, वो नहीं है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि है, और जो आईएनजी फॉर्म थी हेल्पिंग वर्ब वो इधर आ गई जो कि इधर आनी चाहिए थी। इस वजह से ये जुमला ग्रामेटिकली गलत हो गया है। आपको ये बताया जा रहा है कि सेंटेंस के अंदर किस तरह गलती होती है ग्रामेटिकली। इससे पहले भी सेंटेंस में गलती थी, लेकिन वो वर्ब और जो है सब्जेक्ट की आपस में जो है गलती थी कि वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। चूँकि दूसरे जुमले में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं आया है, जिसको आखिर में लगाया है, तरतीब के हिसाब से इसको इधर आना चाहिए दूसरी प्लेस पे, जबकि ये तीसरी प्लेस पे आया है, इसलिए ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। पहला जुमला दुरुस्त है, दूसरा गलत है। तीसरा पंक्चुएशन क्या होती है इंग्लिश ग्रामर में, कहीं कॉमे यानी छोटा वक्फा होता है, सेमी कॉलन बड़ा वक्फा होता है, कॉलन 2 नुक्ते होते हैं ऊपर नीचे, जिसका मतलब होता है कुछ और इजाफी चीज़ आगे बयान की जा रही है जो बात चल रही थी उससे मुताल्लिक। इसी तरीके से वहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा भी होते हैं जिसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं,
ठीक है। और जो है फुल स्टॉप भी होता है इस तरह, अपस्ट्रॉफी होती, वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अपस्ट्रॉफी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पंक्चुएशन के अंदर आती हैं। जब हम कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत पड़ती है, रमूज़ व औकाफ जिसको उर्दू में बोलते हैं। तो अब उससे मुतालिक हम कोई गलती करेंगे तो वो ग्रामेटिक गलत हो जाएगा। अगर वो उसके मुताबिक उसमें सही पंक्चुएशन लगी है, ग्रामेटिकल दुरुस्त होगा, स्ट्रक्चर भी सही होगा सेंटेंस का, पंक्चुएशन भी सही होगी, तो वो जुमला ग्रामेटिकल दुरुस्त होगा। तो हमने पहला जुमले को ग्रामेटिकल दुरुस्त बनाया है, लेट्स ईट, फिर कॉमा लगाया, फिर ग्रांड माँ, फिर अपस्ट वो लगाइए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ग्रांड माँ, ये माँ लिखा है, MA माँ, ठीक है। ये तो हमने कॉमा लगाया है, इस कॉमे की वजह से ग्रामेटिकली जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो गया, करेक्ट विथ कॉमे की वजह से। ये जुमला करेक्ट इसलिए हुआ है कि हमने कॉमा लगा दिया। अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते ये जुमला गलत हो जाता, उसका तर्जुमा भी गलत हो जाता, ठीक है। दूसरे जुमले में हमने क्या, हमने चलो ग्रांड माँ को खाने पर बुलाते हैं, जिसका मतलब हो गया कॉमा लगाने की वजह से। चलो लेट्स का मतलब है लेटस, लेट्स माने लेटस ईट ग्रांड माँ, चलो ग्रांड माँ को खाने पर बुलाते हैं, ठीक है। इसका जुमला अगर कॉमा नहीं लगाते तो जुमला गलत हो जाता, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे हमने आपको बताया पंक्चुएशन का, समझ में आ गया होगा। पंक्चुएशन चल रहा है, लेट्स ईट के बाद कॉमा लगाया, ग्रांड माँ एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हम ये कॉमा ना लगाएं तो इसका जुमला ख़राब हो जाता है। अभी कॉमा लगाने से जुमला बिल्कुल ग्रामेटिकली दुरुस्त हो गया, जिसका मतलब होता है चलो, लेटस माने चलो, दादी अम्मा, ग्रांड माँ कौन होती है, दादी अम्मा को खाने के लिए बुलाते हैं, ये हो गया जुमला। लेकिन अब मैंने गलत लिखा है, लेट्स ईट के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया, ग्रांड माँ, बाकी जुमला वैसे ही है। इस कॉमा ना लगाने की वजह से जुमला साउंड डेंजरस हो गई इसकी टाउन। जब हम बात करते हैं, जब हम कहेंगे लेट्स ईट ग्रांड माँ, तो मतलब उर्दू में कहना चलो दादी अम्मा को खा लें, चलो दादी अम्मा को खा लें। कॉमा ना लगाने की वजह से इसका जुमले में फ़र्क आ गया है, ट्रांसलेट समझने में ट्रांसलेशन है। लेट्स ईट, अगर हम कॉमा लगाते हैं तो फिर जुमला बन जाता है चलो दादी अम्मा को खाने के लिए बुला लें। कॉमा नहीं लगाएंगे तो जुमला डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसका तर्जुमा हो जाएगा चलो दादी अम्मा को खा लें, ठीक है। ये रॉन्ग है, साउंड डेंजरस हो गई, दादी अम्मा को खा लें, यह अलग करेक्ट है। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल की जो है इसमें भी AND, यानी जुमले के अंदर आर्टिकल की जहाँ ज़रूरत है वो आर्टिकल लगना चाहिए। आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, ठीक है। जो वाविल से साउंड शुरू होती है वहाँ ए लगेगा या वहाँ एन लगेगा, और जो वाविल के बगैर साउंड होगी वहाँ ए लगेगा, लेकिन वो जनरल बात होनी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं चाहिए। अगर बात स्पेसिफिक है तो फिर वहाँ दा लग जाता है। ये हम जब पढ़ाएंगे एक पंक्चुएशन आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ ये बात एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी हम ग्रामर के डेफिनेशन को बयान कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लेके चलना है। तो आर्टिकल की अगर गलत हो जाती है तो वो भी ग्रामेटिकल जुमला गलत हो जाता है। जैसे मैंने पहला जुमला दुरुस्त लिख रहा हूँ, आई सॉ अ केट, यहाँ जो मैंने आ लगा दिया ना, ये आर्टिकल लगा दिया, इसी की वजह से ग्रामेटिकल की जुमला करेक्ट हो गया है, ठीक है। मैंने एक बिल्ली देखी, बिल्लियाँ तो बहुत सारी तादाद में होती है, 1 2 3 4, जब मैंने आ लगा दिया, आ का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है। मैंने एक बिल्ली देखी, करेक्ट है ये ग्रामेटिकली जुमला बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल जो लग गया है, ये आर्टिकल ए आ गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल आ गया यहाँ पे। चलिए दूसरा जुमला मैंने रॉन्ग बनाया, गलत बनाया, वहाँ पे मैंने आर्टिकल का यूज़ नहीं करा, इसकी वजह से ग्रामेटिकल